मेरे खुदा, क्या ये औरत जिंदा हो गई है? मैं ये सोच ही रहा था कि चंद्रिका ने उसी तरह सांस लिया जैसे वो लज्जत और सुरूर के इंतहाई मकाम पर पहुंच चुकी हो। उसके होंठों से नीम मदहोशी के आलम में ये अल्फाज निकले, आह मेरे पतिदेव, 1000 बरस के बाद तुम्हारे जिस्म की लज्जत नसीब हुई। मैंने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींचा तो चंद्रिका मेरे साथ लग गई। उसकी जाफरानी साड़ी में से खुशबुओं की लपेटें आ रही थीं। उसका जिस्म तप रहा था जैसे उसे बुखार हो गया हो। उसके बदन की हरारत मेरे बदन में दाखिल हो रही थी और मुझे अपना जिस्म गर्म होकर अंगारा बनता महसूस हो रहा था। मैंने एक झटके से अपने आप को चंद्रिका से अलग कर दिया। वो बाजू खोले मेरे सामने खड़ी हसरत और यास से मुझे तक रही थी। सर्द आह भरकर बोली, मेरे पति देव, बहुत जल्द हम दोनों का मिलाप होगा। अब मैं जाती हूँ। और वो दोनों हाथों से मुझे प्रणाम करके वापस मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरख्तों के नीचे रात के पिछले पहर के अंधेरे में गायब हो गई। रॉ के चीफ जीडी पांडे पर अपना असर जमाने और उसका भरपूर एतमाद हासिल करने के लिए उसकी इकलौती बेटी मीनाक्षी के जरिए मुझे जो करिश्मा या शोभता दिखाना था, उसकी ताकत मुझे चंद्रिका के जरिए हासिल हो गई थी। करीम भाई ने रात को जाते वक्त कहा था कि मैं कल रात को आऊँगा। तुम इस नुक्ते पर गौर करके रखो कि मीनाक्षी पर किस तरह से अपना असर जमा सकते हो। करीम भाई भी यही चाहता था कि मैं मीनाक्षी के जरिए उसके बाप और रॉ के कश्मीर पाकिस्तान अफेयर्स के चीफ मिस्टर जीडी पांडे तक रसाई हासिल करूँ, क्योंकि पांडे की अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। चूंकि अब मीनाक्षी को अपने कब्जे में करने वाला मंत्र मेरे हाथ में आ चुका था, तो मजीद एक दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया कि दिन निकलने के बाद करीम भाई को उसके खुफिया नंबर पर फोन करके उसे बुलाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने मीनाक्षी तक रसाई हासिल करने का एक तरीका सोच लिया है। अचानक ख्याल आया कि चंद्रिका ने मुझे अपने बारे में किसी को बताने से सख्ती से मना किया है। उसने शुरू ही में मुझे खबरदार किया था कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को बताया तो मेरे सारे फायदे नुकसान में बदल जाएंगे। वो अपनी और मेरी मुलाकातों को राज रखना चाहती थी। मैंने भी सोचा कि मुझे किसी को चंद्रिका के बारे में कुछ बताकर खामखा अपना नुकसान करने की क्या जरूरत है। मुझे तो आम खाने से गरज है और आम लाकर चंद्रिका ने मेरी झोली में डाल दिए थे। मैंने करीम भाई को सुबह टेलीफोन करके बुलाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। वो सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारा। रात हुई तो करीम भाई आ गया। उसने आते ही मुझसे पूछा कि मैंने मीनाक्षी पर असर जमाने का कोई तरीका सोचा है। मैंने यूं ही मगर बड़े एतमाद के साथ कहा, करीम भाई, एक तरीका मैंने सोच लिया है। तरीका यही है कि मैं जैन धर्म का स्वामी बनकर उसके पास क्लब में या जहां वो शाम के वक्त अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ बैठती हैं जाकर उसे मिलूंगा और अपनी बातों से उसके दिल को अपने कब्जे में कर लूंगा। करीम भाई मुस्कुराने लगा। तुम कमांडो हो, कोई जादूगर या नकली करामतें दिखाने वाले साधु जोगी नहीं हो। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मीनाक्षी मॉडर्न हिंदुस्तान की ऊंची सोसाइटी की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। उसने हर घाट का पानी पिया है। वो अमेरिका में भी 4 साल गुजार चुकी है। वो इतनी आसानी से तुम्हारी बातों से मुतासिर नहीं होगी। लेकिन जो मुझे मालूम था वो करीम भाई को मालूम नहीं था। जो मंत्र मुझे चंद्रिका सिखा गई थी, मीनाक्षी के जो राज मुझे चंद्रिका बता गई थी, उनकी भी करीम भाई को कोई खबर न थी। अगर मैं उसे चंद्रिका की बातें बता देता तो करीम भाई कहता कि मैं अभी जाकर मीनाक्षी से मुलाकात करूं, मगर मैं मजबूर था। करीम भाई को चंद्रिका के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। मैंने कहा, करीम भाई, मैंने हिंदू धर्म के तमाम फिरकों का मुताला कर लिया है। मैंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत इल्म हासिल किया है। मुझे 4 वेदों और उपनिषदों और सूत्रों का इल्म भी है। और जैन धर्म के बारे में तो मैंने गहरा मुताला किया हुआ है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इंशाल्लाह इस मिशन में नाकाम नहीं होऊंगा। मेरी ये पहली कमांडो मुहिम कामयाबी से हमकनार हो गई। करीम भाई मुझे इस कदर पुरएतमाद देखकर हैरान सा जरूर हुआ, मगर ये बात तो उसके वहम गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि मेरे हाथ एक ऐसा खुफिया मंत्र आ गया है कि जिसके फूंकने से मेरे इंतहाई अहम कमांडो मिशन का पहला दरवाजा खुल जाएगा। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। मीनाक्षी के बारे में मैंने अपने ज़राए से सब कुछ मालूम कर लिया है कि उसकी मसरूफियात क्या हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मीनाक्षी को डांस और म्यूजिक का बड़ा शौक है। वो शाम के वक्त अहमदाबाद के मशहूर और ऊंची सोसाइटी के डांस सेंटर साराबानी डांस सेंटर में क्लासिकल डांस की तालीम हासिल करने जाती है। ये कोई डांस का सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि ऊंची सोसाइटी की औरतों और अहमदाबाद के अमीर गुजराती सेठों और सरकारी अफसरों के नौजवान लड़कों का एक तरह से क्लब भी है। ये डांस सेंटर साराबाई मरहूम की बेटी रीना लैनी चलाती है। ये डांस सेंटर अहमदाबाद के बादशाह सुल्तान अहमद शाह गुजराती की मशहूर तारीखी मस्जिद के करीब ही वाक़ है। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि अहमदाबाद का शहर सुल्तान अहमद शाह गुजराती ने आबाद किया था। मैं चाहूँगा कि तुम सुबह से जहाँ निकलकर सीधे अहमदाबाद में सयाहों की मशहूर होटल ट्राइडेंट होटल में जाकर अपने लिए कमरा ले लो। वहाँ तुम यही जाहिर करोगे कि तुम दिल्ली से जैन मंदिरों और गांधी जी के आश्रम की यात्रा करने अहमदाबाद आए हो। ये एक 5 स्टार होटल है, मगर तुम्हारे मिशन का तकाजा है कि तुम उसी होटल में जाकर क़याम करो।
खा 2 दिन ही क़याम करो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ रकम अपनी मुस्लिम कमेटी के फंड में से निकाल कर दे दूंगा। मुझे चूंकि अपने मिशन की कामयाबी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई तुम मुझे सिर्फ 1 दिन 1 रात का होटल का खर्चा दे देना, उसके बाद सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। वो गहरे गौर फिक्र के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है तुम अपना लिबास यही सफ़ेद कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट ही रखना। तुम्हें मीनाक्षी को अपने लिबास से नहीं बल्कि अपनी बातों और अपने जैन धर्म के आलिमों वाली गुफ्तगू से मुतासिर करना है। हाँ, ये कपड़े ठीक रहेंगे। नहीं, मैं ऐसा एक नया जोड़ा सुबह अपने साथ लेता आऊँगा। कुछ देर बातें करने के बाद करीम भाई अगले रोज़ आने का वादा करके चला गया। मैं कुछ देर मीनाक्षी से मुलाकात और उसके साथ अपनी अहम तरीन तारीखी मुलाकात के बारे में सोचता रहा, फिर सो गया। दूसरे रोज़ करीम भाई दिन के 10-11 बजे के करीब आ गया। उसके हाथ में शायद बैग था जिसमें मेरे लिए सफ़ेद खद्दर का पजामा था और नई बादामी रंग की वॉस्कट थी। मैं नहा धोकर तैयार हो चुका था, फौरन नया जोड़ा पहन लिया। करीम भाई अपने साथ मीनाक्षी की एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर भी लाया। उसने मुझे तस्वीर दिखाई और कहा, ये मीनाक्षी की 1 माह पहले की उतरी हुई तस्वीर है। मुझे यकीन है कि तुम साराबाई डांस सेंटर में अब उसे पहचान लोगे। फिर उसने एक लिफाफा मुझे थमाते हुए कहा, इसमें 2000 रुपये का नोट है। ट्राइडेंट होटल का 24 घंटे सिंगल बेडरूम का किराया 800-900 रुपये के करीब है। बाकी रुपए तुम अपने पास रखना, तुम्हारे काम आएंगे। अगर मजीद रुपयों की ज़रूरत पड़े तो मुझे मेरे खुफिया टेलीफोन नंबर पर टेलीफोन कर देना, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा, करीम भाई इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम बेफिक्र रहो। करीम भाई ने हैरान सा होकर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तुम्हारे हाथ कोई खुफिया खजाना तो नहीं आ गया? मैंने हंसकर कहा, करीम भाई मेरा खुफिया खजाना तो मेरा अपने अल्लाह पाक और उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान है। मेरी ये मुहिम इस्लाम और पाकिस्तान की मुहिम है। मैं अगर अपने मिशन में साबित कदम रहा तो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके मेरी ज़रूर मदद करेगा। करीम भाई बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, माशाल्लाह पाकिस्तान के हर नौजवान का यही अकीदा और यही अज़्म होना चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान इस्लाम का कला है। इस कले को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाकर कायम रखने में ही हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बका है। अब अल्लाह का नाम लेकर उठो, मैं तुम्हें ट्राइडेंट होटल के करीब उतार दूंगा। करीम भाई की पुरानी मोरिस गाड़ी क्वार्टर के अकब में दरख्तों के नीचे खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी शहर की तरफ चल पड़ी। आसमान पर बादल भी थे और कभी कभी धूप भी निकल आती थी। फ़ज़ा में हब्स था। गाड़ी शहर के मज़ाफ़ात में से निकलकर शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में आ गई, जहाँ काफ़ी ट्रैफिक थी। दुकानें खुली थीं, ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें थीं। अहमदाबाद में कपड़ा बनाने के बेशुमार कारखाने थे। ये शहर शुरू ही से पारचा साजी की सनत का बहुत बड़ा मरकज़ था। अहमदाबाद मॉडर्न शहर भी था और पुराना शहर भी। इसके बाज़ारों में मॉडर्न और कदीम दोनों ज़मानों का इम्तिजाज था। एक तरफ अगर बिजली की लोकल ट्रेनें चलती थीं और दूसरी तरफ बाज़ारों में बैलगाड़ियाँ भी चलती थीं। अगर शहर के फैशनेबल इलाके में हाई राइज बिल्डिंग्स थीं तो शहर के अंदर नीम रोशन गली कूचों में पुराने मकान और पुराने जैन मंदिर भी थे। मगर इस शहर की इस्लामी अहद में तामीर शुदा तारीखी इमारतें और मस्जिदें सयाहों को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचती थी। इनमें कुतुब शाही के अहद की मशहूर तालाब और सुदूनों वाली मस्जिद थी। शहर के मरकज़ में कंकर कंकरियाँ नाम की मशहूर झील और पार्क वाक़ था, जिसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपने अहद में बनवाया था। मुग़ल अहद हुकूमत में इस झील के गिरदा गिर्द एक जंदर होता था, जहाँ शहनशाह जहांगीर शिकार खेलने आता था। कंकर कंकरियाँ झील को अब बड़ा मॉडर्न कर लिया गया था और उसमें पैडल से चलने वाली कश्तियाँ चलती थी। झील के इर्द गिर्द संगे मरमर की 12 दरियाँ अभी तक अपनी शान व शिकोह के साथ मौजूद थीं और इस्लामी अहद के जाहो जलाल की नुमाइंदगी करती थी। जहाँ शाही मेहमानों के नहाने के लिए इन 12 दरियों के नीचे बाउली की शक्ल में एक शाही हमाम भी बना हुआ था, जिसके अब सिर्फ आसार ही बाकी रह गए थे। झील के एक जानिब हमारे लाहौर के शालामार बाग की तर्ज का एक बाग भी था। इंडिया के इस तारीखी शहर अहमदाबाद में रहने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इस शहर के कल्चर पर इस्लामी कल्चर की गहरी छाप लगी हुई है। गुजराती ज़बान में फ़ारसी और अरबी के बेशुमार अल्फाज बोले जाते हैं और यहाँ मुसलमान बादशाहों के ज़माने की कई तारीखी इमारतें और मसाजिद मौजूद हैं। करीम भाई की मॉरिस गाड़ी अब शहर के गुंजान इलाके से निकलकर शहर के फैशनेबल इलाके में दाखिल हो चुकी थी। गुजराती औरतें साड़ियों के अलावा शलवार कमीज में भी मलबूस थीं। नौजवान लड़कियों ने पतलून कमीज भी पहन रखी थी। कई लड़कियां स्कूटर चलाती भी नजर आईं। हमारी गाड़ी एक कुशादा सड़क पर से गुजर रही थी, जिसकी एक जानिब कोठियां और बंगले थे और दूसरी जानिब ऊंची बिल्डिंगें खड़ी थी। फिर एक पार्क आ गया
करीम भाई ने इस पार्क के पीछे आकर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। ट्राइडेंट होटल इस पार्क के जनूबी गेट के सामने है। अब तुम वहां जाओगे और अपने मिशन का आगाज करोगे। साराबाई डांस सेंटर का हुदूद अरबा और एड्रेस मैंने तुम्हें बता दिया है। वहां तुम शाम होने के बाद जाओगे और ये जाहिर करोगे कि तुम अपनी किसी रिश्तेदार लड़की को वहां डांस की तालीम दिलवाना चाहते हो। मीनाक्षी वहां शाम को जरूर आती है, उसे तुम पहचान लोगे। उसके बाद तुम्हारी जहानत और चर्ब जबानी का इम्तिहान शुरू होगा। खुदा हाफिज। मैं गाड़ी से निकलकर खामोशी से पार्क के जनूबी गेट की तरफ चल पड़ा। करीम भाई गाड़ी मोड़कर वहीं से वापस चला गया। दिन के 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा। पार्क में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। मैं पार्क के जंगले वाली दीवार के साथ साथ फुटपाथ पर चला जा रहा था। मेरे बाएं हाथ की कलाई पर जैन धर्म का मंगलसूत्र बंधा हुआ था। माथे पर जैन धर्म का सफेद तिलक लगा था। लिबास सफेद खत्तर पाजामे का था। पाँव में कोल्हापुरी चप्पल थी। मैं बिल्कुल जैनी हिंदू लग रहा था। जनूबी गेट पर आकर मैंने सामने निगाह डाली। कुशादा सड़क की दूसरी जानिब एक 3 मंजिला 5 स्टार होटल की मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी थी। मैं सड़क क्रॉस करके होटल के गेट में से गुजरता हुआ उसकी लॉबी में आ गया। बाहर कुछ गाड़ियां और एक टूरिस्ट बस खड़ी थी। लॉबी का दरवाजा शीशे का था। अंदर की फजा कूलिंग की वजह से हल्की हल्की खुनक थी। फजा में रजनीगंधा के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। इन फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लॉबी के कोनों में क्रिस्टल के मेजों पर सजे हुए थे। काउंटर पर एक लड़की फोन सुन रही थी। मैं उसके पास गया। लड़की नौजवान थी। बालों के जूड़े में मोतिये के सफेद फूल सजा रखे थे। उसने सब्ज किनारों वाली जर्द रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। ये दोनों रंग गुजरात काठियावाड़ के खास रंग हैं। लड़की ने फौरन टेलीफोन रख दिया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में कहा, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं दिल्ली से अहमदाबाद के तारीखी मंदिरों की यात्रा को आया हूँ। मेरा नाम दास वर्धन है। मैं 2-3 दिन होटल में क़याम करूंगा। लड़की ने बड़ी खुशी खिलाकी के साथ एक कार्ड मेरे आगे रख दिया। प्लीज इस पर अपना नाम और दिल्ली का एड्रेस लिख दें। मैंने कार्ड पर अपना नाम दास वर्धन और दिल्ली का एक जाली एड्रेस लिख दिया। उसने अपने रजिस्टर पर भी मेरे नाम का इंदराज किया और 800 रुपए की अदायगी के लिए कहा। मैंने उसी वक्त अदायगी कर दी। लड़की ने एक होटल बॉय को इशारा किया और चाबी उसको देकर कहा, साहब को ऊपर उनके कमरे में पहुंचा दो। लड़की ने मुझसे मेरे सामान के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने कहा, मैं टूरिस्ट हूँ, इंडियन टूरिस्ट, मेरे पास कोई सामान नहीं। लड़की मुस्कुरा दी। मैं होटल बॉय के साथ लिफ्ट में सवार होकर होटल की दूसरी मंजिल पर आ गया। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम वाला कमरा था, मुख्तसर मगर खूबसूरत फर्नीचर से सजा हुआ। टेलीफोन भी लगा था। मैंने होटल बॉय को 5 रुपए टिप दिए और कहा, अभी मैं स्वामी नारायण जी के मंदिर जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आकर भोजन करूंगा। मैं जैनी हूँ, सिर्फ दही और सब्जी खाऊंगा। होटल बॉय ने कहा, ओके सर। मैंने उसके जाने के बाद कमरे का जायजा लिया। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। यहाँ से सड़क और पार्क का मंजर साफ नजर आ रहा था। बाथरूम में जाकर साबुन से हाथ साफ किए और कमरे को ताला लगाकर नीचे लॉबी में आ गया। चाबी काउंटर पर दी और बाहर आकर टैक्सी ली और उसे लाबाजार चलने को कहा। लाबाजार अहमदाबाद शहर का कारोबारी सेंटर है और हमारे लाहौर के अनारकली बाजार की तरह है। यहाँ आकर मैंने एक बीफ केस और कुछ दूसरा जरूरी सामान खरीदा और वापस होटल में आ गया। दोपहर को बादल नखास्ता सब्जी खोरों वाला खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गया। जब उठा तो दिन की रोशनी बांध पड़ चुकी थी और शांत थी आमद आमद। मैंने गुस्ल किया। माथे पर छोटी डिब्बी खोलकर चैनी तिलक लगाया। ब्रीफ केस में से नया सफेद रुमाल और नई खरीदी हुई छोटी डायरी निकालकर वॉस्कट की जेब में रखी। दूसरी जेब में 100 रुपए के 2 नोट डाले और होटल की लॉबी से निकलकर टैक्सी स्टैंड पर आ गया। अब मैं साराबाई डांस सेंटर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने टैक्सी ली और उसे साराबाई डांस सेंटर चलने को कहा। टैक्सी सड़क पर एक तरफ रवाना हो गई। शाम का सुरमई धुंध लगा सड़क के दरख्तों को अपनी लपेट में ले रहा था। सड़क की बत्तियां रोशन हो गई थीं। साराबाई डांस सेंटर पहुंचते पहुंचते शाम गहरी हो चुकी थी। साराबाई डांस सेंटर सड़क से हटकर 1-2 मंजिला खूबसूरत कोठी में कायम था। गेट पर गुजराती और अंग्रेजी जबान में सेंटर के नाम का बोर्ड लगा था। गेट के पास स्टूल पर एक गोरखा चौकीदार बैठा था। मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उससे पूछा कि रीना लेनी देवी अंदर ही है। गोरखे ने कहा, जी हाँ। मैं कोठी के बरामदे की तरफ बढ़ा जहाँ खूब रोशनियां हो रही थीं। कोठी के बागीचे में भी रोशनी थी। दरमियान में शिव देवता की मूर्ति लगी थी जिसमें उसे डांस करते दिखाया गया था। 2 गाड़ियां बरामदे की एक जानिब खड़ी थीं। बरामदे में छोटे से खूबसूरत काउंटर के पीछे एक गुजराती लड़की बैठी थी। उसके करीब ही गुलदान में रजनीगंधा के फूल सज रहे थे। मैंने करीब जाकर कहा, मेरा नाम दास वर्धन है, मुझे देवी रेना लेनी जी से मिलना है। मैंने ये जुमले अंग्रेजी जबान में अदा किए थे। लड़की ने भी बड़ी सादा मगर खूबसूरत अंग्रेजी में मुझसे कहा कि मैं रेना लेनी देवी से किस लिए मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी भांजी को जहाँ डांस सिखाना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। लड़की ने कहा, अंदर वेटिंग रूम में तशरीफ रखें। मैं देवी रेना लेनी को आपके बारे में इतला करती। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वहाँ पहले से 2 औरतें
और एक उधेड़ उम्र मर्द बैठा था। ड्राइंग रूम की दीवारों पर इंडिया के मशहूर डांसरों की पेंटिंग्स लगी हुई थी। कार्नस के ऊपर दोनों जानिब शिव देवता के डांस के पोज वाले कांसे के मुजस्मे रखे हुए थे।